So what we are witnessing is Persian Spring. Is it something which was unexpected? Certainly not. This is something which is happening in Iran is very very much expected. जो तख्ता पलट अब ईरान में होने वाला है, इस बात की उम्मीद और इस बात की अपेक्षा हम कई दिनों से कर रहे थे। और अभी पिछले गए रात से, पिछले 12 घंटों से जो हम टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे इमेजेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोग बाहर सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो वापस द शाह ऑफ ईरान को लेके आना चाहते हैं ईरान में। ये प्रोटेस्ट क्यों इतने ज्यादा भारी पड़ रहे हैं? कहां है आयतोल्ला खोमेनी? और हु इज हैविंग द लास्ट लाफ ओवर है? सर्टनली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं प्रोटेस्ट इन ईरान के बारे, हो क्या रहा है, क्या कारण रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटेस्ट के बाद क्या होगा। प्रोटेस्ट हो गया, आपने आयतुल्ला खुमैनी को भी हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है ईरान की, मैं बात कर रहा हूं द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प की, आईआरजीसी की, वो कितना विलिंग होगा अपने कंट्रोल को लूज करने के लिए? इज अमेरिका नॉकिंग द डोर्स ऑफ ईरान? सर्टनली यस। सो वेनेजुएला was out in the last couple of days. The second one which will be out would be Iran. After Nicolas Maduro, will it be Ayatollah Khomeini? Let's figure it out. Now, लार्ज क्राउड्स ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, ये हम देख रहे हैं 28 दिसंबर से 25-26 दिसंबर से, क्रिसमस की छुट्टियां जब से शुरू हुई है तब से हम देख रहे हैं कि बहुत सारा लार्ज क्राउड्स, हम लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपने देश में इस लेवल का मोमेंटम देखा। ऑफ कोर्स ईरान में 2022 में भी प्रोटेस्ट हुए थे, आपको याद होगा माशा अमीनी का वो जो हिजाब केस हुआ था कि जबरदस्ती वहां पे मोरालिटी के तौर पे लड़कियों को, महिलाओं को, अगर आप हिजाब नहीं पहना है तो आपको काफी बदसलूकी के साथ ट्रीट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था बाय द आईआरजीसी। मॉरल इंस्पेक्टर जगह जगह पे बिठाए हुए थे। तो 2022 में जो प्रोटेस्ट हुआ ईरान में, वो मोमेंटम जनरेट कर पाया, लेकिन जो अभी प्रोटेस्ट ईरान में हो रहा है, ये बहुत मैसिव मोमेंटम लेके आ रहा है। और ये लगभग ईरान में 31 डिस्ट्रिक्ट्स, ईरान में 31 ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, अराउंड अबाउट 22 ऑफ द 31 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा मैसिवली फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका है। एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस को डिस्क्राइब किया जा रहा है बिगेस्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ बाय द ओपोनेंट ऑफ ईरान क्लेरिकल लीडरशिप इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अभी जो वीडियोस आ रहे हैं हमारे सामने, वेरीफाइड वीडियोस हैं, प्रोटेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं दैट हम नहीं चाहते आयतोल्ला अली खमीनी को, वी वांट द आयतोल्ला टू गो आउट। वैसे आयतोल्ला साहब है कहां पे? जब से इजराइल और अमेरिका ने पिछले साल 2025 में जो मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था, रिस्पेक्टिवली बाय यूएसए एंड इजराइल, तब से अपेरेंटली आयतोल्ला खोमेनी एक बड़े सेफ अनडिस्क्लोज्ड बंकर में बैठे हुए हैं। राइट, काफी जो लोग हैं वहां के युवा जो हैं, वो कह रहे हैं कि वापस लेके आओ। किसको वापस लेके आओ? उनका नाम है रिजा पहलवी। ये कौन है रिजा पहलवी? ये बेटे हैं ऑफ द शाह ऑफ ईरान, द लास्ट शाह ऑफ ईरान, जिनका नाम था मोहम्मद मोहम्मद रेजा पहलवी। और मोहम्मद रेजा पहलवी का तख्ता पलट हुआ था जब शाह रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में। सो हिस्ट्री इज रिटर्निंग। हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो पैटर्न्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो 1979 में शाह ऑफ ईरान को बाहर निकाला गया था और आयतोल्ला खोमेनी का राइज देखा। और अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं उल्टा हो रहा है कि फिर से जो लोग हैं, दे आर वांटिंग द शाह ऑफ ईरान, द सन ऑफ द शाह ऑफ ईरान हु इज लिविंग इन एक्साइल इन द अमेरिका, टू कम बैक। राइट। तो अब एक बहुत एक पेचीदा बात यहां पे देखने को मिल रही है कि अब हम अपने नेबरहुड में देखें, नेपाल में 2025 में वो हमने जेन जी प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा, सुना, तब देखा। और उसमें भी क्या बात करी गई थी कि वापस भी राजा को लेके आओ। तो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत एक, मतलब जैसे कि हम आज के टाइम पे 21वीं सदी में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए, ये शासक का, राजा महाराजा का समय नहीं रहा है। लेकिन अब इतने लोग दुखी आ चुके हैं अपने लीडर से, अपने डिक्टेट से, कि वो वापस यही चाह रहे कि अरे इससे अच्छा तो हमारा शासक था, इससे अच्छा तो हमारा राजा ही था, उसी को वापस लेके आ जाओ। तो ये जो रेजा पहलवी है, इनको वापस बुलाने की मांग की जा रही है, जो कि एग्जाइल्ड, ये वनवास में रह रहे हैं, एग्जाइल में रह रहे हैं अमेरिका में कई सालों से। राइट। और वहां पे लोग नारे लगा रहे हैं, डेथ टू द डिक्टेटर, डिक्टेटर यानी कि खामेनी, आयतोल्ला खोमेनी, एंड लॉन्ग लिव द शाह, लॉन्ग लिव द शाह। 1979, आज 2026 है, कितना टाइम हो गया? 47 ईयर्स। 47 ईयर्स के बाद शाह ऑफ ईरान का जो बेटा है, यानी कि शाह ऑफ ईरान तो अब नहीं रहे, उनके 1980 में डेथ हो गई थी,
लेकिन अब इतना भारी डिमांड किया जा रहा है कि वापस शाह का रूल ही ईरान में हो, हमको डिक्टेटर नहीं चाहिए। और जो रेजा पहलवी है, ये कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। और इन्होंने आग्रह किया था इरानियंस को, ईरान के लोगों को, ईरान की अवाम को, कि जरूरत पड़े तो बाहर आए, सड़कों पे आए, सड़कों पे आके नारा लगाएं, प्रोटेस्ट करें, यूनाइटेड फ्रंट शो करें, यूनिटी शो करें और चेंज के लिए डिमांड करें। नाउ ये अनरेस्ट अपने 12th कंसेक्यूटिव डे में एंटर कर चुका है। मैंने आपको बताया कि 27-28 दिसंबर से लेके आप 10-12 दिन हो चुके हैं, 12th कंसेक्यूटिव डे पे ये अनरेस्ट एंटर कर चुका है। इंटरनेट शटडाउन भी हो चुके हैं, जैसे आपके साथ जो बात कर रहा हूं। और पिछले 12 घंटों में जो प्रोटेस्ट वहां पे और ज्यादा एम्पलीफाई हुए हैं, वहां पे इंटरनेट शटडाउन हो चुके हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो चुके हैं। और ह्यूमन राइट ग्रुप्स ये कह रहे हैं दैट ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा इज मोर लाइक सिमरिंग डिसकंटेंटमेंट। आपने म्यूटनी ऑफ 1857 में पढ़ा था ना, रिपोर्ट ऑफ 1857 में, सिमरिंग डिसकंटेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 10-12 दिन पहले कुछ लोगों को लगा कि भाई चलो हम लड़ाई करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं। ये जो लोगों के मन में जो पीड़ा है, लोगों के मन में जो शिकायत है, लोगों के मन में जो शिकवे हैं, ये डिसकंटेंटमेंट बहुत अरसे से बढ़ रहा। और इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्यू डिसकंटेंटमेंट कि आज हम इतने मैसिव स्केल में वहां पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं। राइट? इनफैक्ट more than 100 cities across Iran and all 31 provinces ईरान में, जिसमें से 22 provinces में ये जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूनिफॉर्म। ये है रेजा पहलवी, ये अभी अमेरिका में है, जो एग्जाइल्ड सन है ऑफ मोहम्मद रेजा पहलवी। इनकी डिमांड की जा रही है कि इनको वापस लेके आया जाए। ये अभी एग्जाइल में कहां है? अमेरिका में है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में रेजा पहलवी को जरूर मेंशन करना, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप अटेंटिवली वीडियोस को देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी जो मैसिव जो प्रोटेस्ट देखने को मिला है यहाँ पे, अब अगेन प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जगह का नाम क्या है? मशाद। ये एक प्रोविंस है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से प्रोटेस्ट स्पाइरल आउट हुए हैं अक्रॉस द होल ऑफ ईरान। ऑलराइट, नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे ना, चलो ज्योग्राफी देखने से पहले पहले यहाँ पे इन भाई साहब की भी बात सुन लेते हैं। आजकल डोनाल्ड ट्रंप के ये बड़े शहीदे बने हुए हैं, लिंसे लिंसे ग्रैहम, जो कि अगेन एक नियो कंजर्वेटिव लॉबी में से आते हैं, बहुत हार्ड लाइनर है जब बात आती है अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट ईरान, ऑयल सैंक्शंस की बात आती है। तो ये आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सहायक बने हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है, सिक्योरिटी एडवाइजर है, और ये नियो कंजर्वेटिव डोनाल्ड ट्रंप के बहुत क्लोज है। और अगेन अभी पीछे कुछ ही दिन पहले इन्होंने कहा था, ट्वीट किया था, मेक ईरान ग्रेट अगेन। मेड ईरान ग्रेट अगेन की हैट देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये टोपी देख रहे हैं, ये टोपी साइन करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप से। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई हम तो रेडी हैं, वी आर लोडेड एंड वी आर रेडी, वी आर रेडी एंड लोडेड एंड वी कैन अटैक एनी टाइम इन ईरान। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मजा आता है तख्ता पलट करने में, पपेट रेजिम बैठाने में। अरे बात सुनो, 1979 से पहले जो शाह ऑफ ईरान भी बैठा हुआ था, वो भी अमेरिका के हाथ की कठपुतली थी, पपेट था। अब फिर से हिस्ट्री दोहरा रही है। मैंने क्यों बोला कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इस करके हो रही है कि फिर से ईरान में पपेट रिजीम आएगा। मुझे एक बात की चिंता है, देखो ना तो आयतुल्ला खोमेनी किसी काम का था, और ना ही शाह जो है, ये जो इनका शाह का बेटा जो है रेजा पहलवी, ना ये किसी काम का होगा। अगेन अगेन ये अमेरिकन डीप स्टेट की साजिश है। अमेरिकन डीप स्टेट चाहता है कि चाहे ईरान हो, चाहे वेनेजुला हो, चाहे सीरिया हो, कैसे वो पपेट्स को वहां पे बिठा के उन कंट्रीज के मिनरल वेल्थ, रिसोर्स वेल्थ को अक्वायर कर सके। ऑलराइट, so let me tell you the solution for Iran. Any people, anybody watching this video जिसके कोई रहने वाले ईरान में रहते हैं, और any Iranian watching this video, let me tell you brother or sister very very clearly, the solution for Iran does not lie in restoring back the Shah. Let me tell you very clearly and I'll tell you why as well. आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से, जब से निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट किया है काराकास से, तब से ये बात हम मीडिया में पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट ईरान की बारी है। ऑलराइट, अब ईरान का मैप भी देख लो एक बार। देखो ईरान का मैप देखो, स्ट्रेटेजिक देखो, वन वन कंट्री जिसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, वो है ईरान। वाई? देखो ईरान इज सिटिंग बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द कैस्पियन सी। मोर सिग्निफिकेंटली जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में सिग्निफिकेंट, बिकॉज देखो ये तो एक लेक है, कैस्पियन सी तो एक लेक की तरह हुई, बट ये जो पर्शियन गल्फ है, यहां से बहुत सारा मैरिटाइम ट्रेड पास करता है। अब आप देखें यहाँ पे, ओवर हियर इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैरिटाइम चोक पॉइंट है।
चोक पॉइंट माने कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांजिट होते हैं बहुत सारे जहाज, बहुत सारे वेसल्स, बहुत सारे शिप्स, ऑयल ट्रेड होता है यहां से, मैरीटाइम ट्रेड होता है यहां से। एंड देन अगेन आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो ईरान की है, देखो ईरान इज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे अरेबियन सी आ गया, बंदर अब्बास पोर्ट आ गया। वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया का भी एक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। कौन सा पोर्ट का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, चाबहार पोर्ट। राइट नेक्स्ट टू द बंदर अब्बास पोर्ट इज द चाबहार पोर्ट, जहां पे इंडिया इन्वेस्टेड है। और चाबहार पोर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द आईएनएसटीसी कॉरिडोर। ऑलराइट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आईएनएसटीसी कॉरिडोर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, so again the geography of Iran becomes very very important. So again अमेरिका कोई ऐसा बिना सोचे समझे किसी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करता। अमेरिका के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड हो गया, वेनेजुला हो गया, या आपका ईरान हो गया, या पहले इराक था या सीरिया था। तो जियो स्ट्रैटेजी, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन मेनी वेज ईरान इज द पिवट टुवर्ड्स वेस्ट एशिया इज दैट। So this is actually sitting across Central Asia, West Asia, becoming the transit point all the way up to Europe. So a very, very important location of Iran. Now, since December 28, मैंने तो आपको बताया कि ईरान ने एक बहुत बड़ा वेव देखा है, वेव ऑफ प्रोटेस्ट देखा है, which has spread to at least 22 of the 31 provinces in Iran. और ये जो अनरेस्ट है which began in the form of demonstration, ये अनरेस्ट शुरू हुआ था मर्चेंट्स के द्वारा, बाजारी जिनको हम कहते हैं, जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं, दुकान चला रही हैं, जो मर्चेंट्स हैं ग्रैंड बाजार में, तेहरान की जो ग्रैंड बाजार है, तो जो बाजारीज हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। बाय बिकॉज ये प्रोटेस्ट शुरू होने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है, इकोनॉमिक कंसर्न। मैंने सिमरिंग डिसकॉन्टेंटमेंट की बात करी, बच्चे बात समझो, वो सिमरिंग डिसकॉन्टेंटमेंट में ये बात नहीं आती कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वोट करना है, ये करना है, वो बातें बात की हैं। भैया इन्फ्लेशन बहुत है, इकोनॉमिक कंसर्न्स आते हैं कि यहाँ पे हमारी करेंसी, ईरान की जो करेंसी है रियाल, इतनी ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है, इतनी ज्यादा वेस्ट हो चुकी है, इतनी रिडंडेंट हो चुकी है विज़ावी द डॉलर, दैट वहां पे बहुत बहुत ज्यादा कंसर्न्स महंगाई के हैं। अरे बात समझो कि वहां पे प्रोटेस्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉस, क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ने के कारण लोग वहां पे आके कैसे खरीदेंगे जो मर्चेंट्स का सामान, आपका सामान बिकेगा नहीं, आपका सामान खरीदा नहीं जाएगा, तो कैसे होगा। ऑलराइट, सो देखो लेट अस अंडरस्टैंड कि सीरियस इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, खरीदार को भी और बेचने वाले को भी। ईरान की इन्फ्लेशन देखो 2025 में एटलीस्ट 30% बढ़ी, ओवर 52%, 52%, 45 टू 50% इन्फ्लेशन ईरान में है। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास डेटा के एस्टिमेट्स आ रहे हैं। और एवरेज मंथली फूड इन्फ्लेशन कितनी है, 7%, 7%। अब जो ईरान की करेंसी है, इरानियन रियाल, हैज लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ओवर द लास्ट 1 ईयर, ड्रॉपिंग टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 1.46 मिलियन। यानी कि $1 इज इक्वल टू 1.46 मिलियन रियाल। यहां पे डॉलर 90 रुपए का हो जाता है तो यहां पे मोदी जी को गालियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। यहां पे अगर $1 अभी 100 रुपए का हो जाएगा तो यहाँ पे पूरी मीडिया में और बिजनेस जो आपके जो बिजनेस चैनल्स हैं, जो आपके लाइक इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें, वहां पे बड़े बड़े आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद इंडियन इकोनॉमी। ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स जो है, स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आज डॉलर की कीमत 100 रुपया हो जाती है, 90 रुपए हो जाती है, 95 हो जाती है, तो हंगामा मच जाता है। सोचो यहाँ पे 1.46 million riyal, which also shows not only the inefficiency but the incompetency of Ayatollah Allah Khomeini. Shows the incompetency. January 5, just a couple of days ago, ईरान की सरकार ने अनाउंस करा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे कि सब्सिडीज को खत्म कर देंगे, किसके ऊपर, एसेंशियल इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि फॉरेक्स रेट को स्टेबलाइज किया जा सके। नाउ डायरेक्ट कैश और वाउच, ये जो कैश और जो फूड वाउचर ट्रांसफर्स है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को दिए जा रहे थे, जिसकी कीमत कितनी पड़ रही थी ईरान को, $7 अ मंथ, यानी कि पर पर्सन $7 अ मंथ। इस $7 अ मंथ में कैश और फूड वाउचर ट्रांसफर दिए जा रहे थे। तो भाई इस सब्सिडी को भी हम खत्म कर देंगे, ईरान की सरकार ने बोला, ताकि हम फॉरेक्स रेट को थोड़ा सुधार सके। अब प्रोटेस्ट तो होंगे ना फिर, अगर आप इस सब्सिडी को ही खत्म कर दोगे। देखो एक तो देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, इस इकोनॉमिक जो डिसकंटेंटमेंट में बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन से, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होगी कॉमन पब्लिक नहीं। जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो ट्रिगरिंग पॉइंट था, वो मर्चेंट क्लास में से था, एंड देन इट स्पायरल्ड आउट टू द कॉमन पीपल एज वेल। ऑफ कोर्स मर्चेंट जो क्लास के लोग हैं वो भी कॉमन आवाम में ही आते हैं, वो भी स्पेशल नहीं आते, लेकिन जो लोग जिनका बिजनेस नहीं है, जिनका व्यापार नहीं है,
राइट? जो खरीदार हैं, जो सामान खरीदते हैं, जो कंजम्पशन करते हैं, वो भी तो लोग हैं। उनकी जेब में पैसा होगा तभी तो बाज़ारियों का सामान बिकेगा, तभी तो बिज़नेसेस थ्राइव करेंगे, है कि नहीं? Now, protests have taken on a larger anti-regime color और clashes repetitively security forces के साथ देखे जा रहे हैं, जिसके कारण लगभग 36 से 40 लोग मारे जा चुके हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? अभी रिसेंटली उन्होंने बयान दिया एक दिन पहले दैट लुक वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, वी आर रेडी। You tell us when to attack, you tell us when to shoot out, we were ready. We are ready to capture Ayatollah Khomeini from whatever bunker he is sitting in, and we are more than happy to let Reza Pahlavi become the ruler of Iran once again. Once again, the restoration of the Shah dynasty would happen in Iran, if at all things proceed in this manner. All right. और ऑफ कोर्स ईरान ये कह रहा है कि भैया ये तो इंटरफेरेंस है अमेरिका की, आप व्हाट कैन ईरान, आप क्या कर सकते हो, क्या आप इतने मजबूत हो? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये बात भी देखने को मिल रही है कि जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, आईआरजीसी, जो कि सुप्रीम और एलीट मिलिट्री फोर्स है ईरान की, जो कि कंट्रोल करती है सारे मिलिट्री अफेयर्स, चाहे वो नेवल अफेयर्स हो, एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, या चाहे वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की बात हो, वेदर इट इज हिजबुल्लाह, वेदर इट इज हमास और हूथीज, ये आईआरजीसी भी फाइट तो कर रही है लोगों के साथ, लेकिन ये अभी इनका जो फाइट का जो फ्रंट है, इनका जो डिफेंस है, इनका जो गार्ड है, वो लूज होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आईआरजीसी की लीडरशिप है, वो भी वो भी इस वक्त चाहती है कि ईरान में तख्ता पलट हो। वो भी इतना ज्यादा लोगों को नहीं सप्रेस कर रहे हैं, उनके हाथों से भी सारा का सारा जो कंट्रोल है वो निकल रहा। और तो इस्लामिक रिपब्लिक की 21वीं सदी में, ईरान की 21वीं सदी के इतिहास में इकोनॉमिक हार्डशिप अब से नहीं लेकिन पिछले 25-30 सालों से देखने को मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस ऑन ईरान बाय अमेरिका, बाय द यूएन। एंड ये सैंक्शंस क्यों हो रहे हैं ईरान के ऊपर? बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि ईरान में एक ऐसी एंटिटी है जो कि रूल कर रही है, आयतुल्ला खोमेनी की बात करें, जो कि सपोर्ट करते हैं प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह से लेके हूथीज तक। हूथीज कहाँ पे? यमन में है। हिजबुल्लाह चलो अब तो नहीं रहे ज्यादा लेबनान में। हमास कहाँ पे थे? हमास आपके वहां पे गाजा में आ जाते हैं। देन ऑल्सो एक बहुत बड़ा एक्यूजेशन ईरान पे है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। और कई सालों से सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम बैरक ओबामा से लेके अब डोनाल्ड ट्रंप तक ईरान के साथ नेगोशिएशंस और डील्स चलती आ रही हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो लगातार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करते आ रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का किसको है? इसराइल को है। एंड देयरफॉर इस कारणवश अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इसराइल का बहुत चाहता है, अमेरिका इसराइल का बहुत अच्छा फ्रेंड है, अमेरिका अपना क्लाउड यूज करके, यूएन पे अपना क्लाउड एक्सर्ट करके ईरान के ऊपर रेपिटेडली सैंक्शंस लगा रहा है। तो देयरफॉर हमको भी, इंडिया को भी बहुत मुश्किल से नेविगेट करना पड़ा था कि कैसे हम मैन्यूवर कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं इस अनसर्टेनिटी को टू ट्रेड विद ईरान। और जैसे इंडिया के पास एक अनसर्टेनिटी है टू डील विद ईरान और ट्रेड विद ईरान, ऐसे पूरी दुनिया के पास कितनी अनसर्टेनिटी है कि कैसे ईरान के साथ ट्रेड करें। सो बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ द एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, Iran is suffering. Not today, not from the last 1 year, not only because of Operation Rising Lion and Operation Midnight Hammer, but from the last 30 years. So every time कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल ट्रिगर अपने वहां पे ईरान में मैनिफेस्ट हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, तो मास डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, मास डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। और इस वक्त जो मास डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, दैट इज कि भाई इतने बूढ़े हो चुके हैं, 80-85 साल के हो चुके हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खुमैनी, कब तक वो बैठे रहेंगे? उनको हटाओ, किसी और को लेके आओ। और अब ईरान के लोग खुद कह रहे हैं कि भैया हम नहीं चाहते इनको। पहले ईरान के लोग किसी जमाने में खुश थे इनके साथ, लेकिन ईरान के लोग अब खुद कह रहे हैं दैट वी वांट द शाह ऑफ ईरान टू कम बैक। और ये जो पूरा का पूरा पैराफर्नेलिया आईआरजीसी ने बनाया हुआ है एज पर एज प्रोटेक्टिंग ईरान और दी आइडियोलॉजी ऑफ ईरान फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, मैं आईआरजीसी की बात कर रहा हूं। आईआरजीसी भी इस वक्त बहुत कमजोर दिखाई दे रही है, बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। व्हाई? साइकोलॉजिकली आईआरजीसी को बहुत बड़ा हिट मिला है। व्हाई? बिकॉज आईआरजीसी की जो प्रॉक्सीज थी, ईरान के जो प्रॉक्सीज थे, आज इतने ताकतवर नहीं है। लीविंग अपार्ट हूथीज, इनका कंट्रोल नदर्न पार्ट ऑफ येमेन में है। हिजबुल्लाह खत्म है, हमास खत्म है, हूथीज भी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा में है येमेन में भी तख्ता पलट करने का। सो देखो आईआरजीसी का वो जो क्लाउड है, वो जो पोजीशन है, इतना स्ट्रांग नहीं रहा। तो लास्ट टाइम जब ईरान में हमने मासिव प्रोटेस्ट देखे थे, वो 2022-23 की बात थी।
और जब माशा अमीनी की हम बात करें, एक यंग लड़की थी, 23-24 साल की लड़की थी, उनको टॉर्चर किया गया था बिकॉज उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। तो हिजाब लॉज के तहत ईरान में मोरालिटी इंस्पेक्टर्स हैं, आईआरजीसी ने मोरालिटी इंस्पेक्टर्स छोड़े हुए हैं, जो कि लड़कियों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि आपने हिजाब पहनना है, तरीके से पब्लिक में आना है। और इनके साथ बहुत बदसलूकी की थी, इनको लॉकअप रखा, टॉर्चर किया गया, एंड में टॉर्चर के बाद ये बेचारे शी लॉस्ट हर लाइफ। और ये बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट ड्रकोनियन हिजाब लॉज, कि हिजाब लॉज के चलते इतना ज्यादा यू नो कंजर्वेटिज्म, या इतना ज्यादा लाइक इतना ज्यादा नैरो माइंडेडनेस, या इतना ज्यादा कंट्रोल तो इवन सऊदी में नहीं है, इतना यूएई में नहीं है जितना ईरान में है, राइट। और 2009 में अगेन एक पॉलिटिकल कारणवश यहाँ पे क्राइसिस हुआ था, ट्रिगर हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। वेल, वो प्रोटेस्ट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द आईआरजीसी एंड आयतुल्लाह अली खुमैनी। व्हाई? बिकॉज वो प्रोटेस्ट एक बेसिकली रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट थे, जो कि इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे थे। 2009 की बात है, रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे मीर हुसैन मौसवी। और उनकी जो इलेक्शन विक्ट्री थी उसको रिजेक्ट किया गया था। ईरान के लोग उनके रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के साथ इतने खुश नहीं थे, इतने ज्यादा सहमत नहीं थे, एंड देयरफॉर दैट इज व्हाई इन 2009 also there was this political crisis, there was this political trigger for revolution in Iran, but not at a massive scale जितना अभी हम देख रहे हैं। 2022 में तो खैर एक वेकअप कॉल था ईरान के लिए, दैट आप कैसे अपने समाज को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे आप सिविल लिबर्टीज को रिगार्ड कर रहे हैं, कैसे आप औरतों को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हुआ है 2025-26 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 स्पेसिफिकली, ये इतने मैसिव स्केल में ईरान में कभी भी प्रोटेस्ट नहीं देखा हमने। और पिछले 5 साल में स्पेसिफिकली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक ट्रिगर बहुत सिग्निफिकेंट पोर्टेंट बना है, एक सिग्निफिकेंट कॉज बना है फॉर प्रोटेस्ट इन ईरान। डोमेस्टिक चैलेंजेस जैसे कि रिकरिंग फॉरेन एक्सचेंज प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन, पार्टरी डोमेस्टिक परचेजिंग पावर, ये कारण बने हैं। सो इकोनॉमिक जो कॉजेज हैं, ये कैटलिस्ट बना है, ये रीजन बना है ईरान के मैसिव क्राइसिस का। और अगेन ये क्राइसिस, ये ट्रिगर पॉइंट्स और एक्सेलरेट किए गए हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय अमेरिका एंड द यूएन एज वेल। फॉर इंस्टेंस, ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं रहे, इब्राहिम रईसी, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ एयरप्लेन क्रैश। He oversaw significant turmoil within his cabinet between the years 2022 and 24. चाहे वो पेंशन का मुद्दा था, राइजिंग इन्फ्लेशन की बात करें, वेजेस क्राइसिस की बात करें, इन द एजुकेशन सेक्टर की बात हो। Now this occurred even at a time जब जो बाइडेन थोड़ा सा ईरान के साथ एक बड़े मेजर्ड और मॉडरेट वे में ईरान के साथ रेडी थे टू एंगेज। ऑलराइट, देखो, जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जेसीपोआ डील, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील को कैंसिल कर दिया था, जो डील बैरक ओबामा ने 2015 में बनाई थी ईरान के साथ। जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में उस डील को कैंसिल कर दिया। अब जब 2021 में जो बाइडेन आते हैं, तो जो बाइडेन ने कहा कि मैं उस डील को रिवाइव करने के लिए रेडी हूं और ईरान के साथ बातचीत करने को रेडी। ऑलराइट, बट अगेन वो बातचीत वहीं के बीच रहेगी, ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं दूसरी बारी 2025 में, तो ताबड़तोड़ इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले होते हैं। विच मींस अगेन जो फ्यूचर था जेसीपोआ डील का, न्यूक्लियर डील का, दैट इज अगेन वेरी अनसर्टन, यानी कि उस डील के रिगार्डिंग कुछ मोमेंटम नहीं बना। तो जो थोड़ा बहुत जो गेन्स ईरान ने मेक करे थे जो बाइडेन के टाइम पे, वो गेन्स अभी बिल्कुल नलिफाई हो चुके हैं। ऑलराइट, नाउ एंड ये 2022, 23, 24 की वो साल थे जब ईरान मैसिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। नाउ ईरान has undergone a long learning curve in terms of responding to the popular anti-government demonstrations. Alright, of course, एक एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ईरान में 1979 में भी हुआ था, और आज फिर 2026 में हो रहा है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार है लोगों के लिए, यानी कि लोगों ने जब एकजुट हुए हैं, यानी कि अगर हम पर्शियन स्प्रिंग की बात करें या प्रोटेस्ट की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फिनोमेना 21st सेंचुरी का ईरान में हो रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। ऑलराइट, इट इज नॉट समथिंग न्यू। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, युवाओं के लिए, आपके और मेरी उम्र जैसे लोगों के लिए ये शायद पहली बार उनके लाइफ लाइन में हो रहा है। बिकॉज अभी जो यंगस्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे 25 से 30 साल के, 35-40 साल के, वो शायद तब जन्मे में नहीं होंगे जब ईरान में इतने मैसिव स्केल में प्रोटेस्ट हुआ था 1979। राइट, और तेहरान की प्रेजेंट अप्रोच क्या है? तो टिपिकली देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आईआरजीसी है, आईआरजीसी का सीधा फंडा है कि भैया हम तो क्रैकडाउन करेंगे, कहीं पे प्रोटेस्ट होगा हम क्रैकडाउन करेंगे, वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेस करेंगे, लोगों को टॉर्चर करेंगे। राइट, हम लोगों को शॉक प्रोवाइड करेंगे, लोगों को बेरहमी से मारेंगे। ये सब आईआरजीसी करता आया है, जिसके कारण ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं, जिसके कारण एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं।
amongst the protesters in the past, चाहे वो 2009 के प्रोटेस्ट थे, हम चाहे वो 2022 की बात करें, तो आईआरजीसी ने अपने डंडे का इस्तेमाल करके, यानी कि अपने पावर का इस्तेमाल करके, पावर को मिसयूज करके लोगों को सप्रेस किया है, चुप करवाया है, pretty much like what is happening in Myanmar as well from the last 5 years. Now, arguably, it was arguably this lesson that also helped the Islamic Republic of Iran to isolate itself जब अरेबियन स्प्रिंग का फिनोमेना 2010-2011 में शुरू हुआ था। तो आईआरजीसी का जो डंडा था, आईआरजीसी का जो स्ट्रिक्ट सप्रेसिव जो अप्रोच थी, जो रिस्पॉन्स था, उसके कारणवश 2010-11 में जब अरेबियन स्प्रिंग की जो हवा है, जब डेमोक्रेसी का वेव तुनिशिया, इजिप्ट, सीरिया में जब शुरू होता है, तब ईरान में वो चीज इतनी ज्यादा नहीं स्प्रेड हुई थी। आईआरजीसी वाज वेरी क्विक टू सप्रेस व्हाटएवर रिजेंटमेंट वाज हैपनिंग विद इन द इरानियन सोसाइटी। लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, सोशल मीडिया आज बहुत पावरफुल है। 2010-11 में सोशल मीडिया अपनी शुरुआती स्टेज में ही था, तो सोशल मीडिया एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करा है, चाहे वो अरेबियन स्प्रिंग था या चाहे वो आज पर्शियन स्प्रिंग की हम बात करें, राइट। तो हमेशा के लिए ईरान के लिए अप्रोच ये थी कि भाई आईआरजीसी है, आईआरजीसी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट से ईरान के लोगों को, ईरान की आइडियोलॉजी को, ईरान के अवाम को बचाएगा। तो यहां पे कोई अरेबियन स्प्रिंग वाला फिनोमेना या पर्शियन स्प्रिंग वाला फिनोमेना अभी तक नहीं आया था, अब आ चुका। सो इट इज सरप्राइजिंग कि ईरान ने इस वक्त स्विफ्टली, यानी कि आईआरजीसी ने भी इस वक्त एक्नॉलेज करा है प्रोटेस्टर्स को, उनकी डिमांड को, लेजिटिमेट डिमांड्स को, मतलब ये कहा है कि इनकी डिमांड्स लेजिटिमेट है। और इवन यूज ऑफ फोर्स, ऐसा नहीं है कि आईआरजीसी, आप देखो 36-37 लोग मारे गए हैं, किसने मारे हैं? आईआरजीसी, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नहीं मारे हैं। लेकिन इवन देन इट इज नॉट दैट कि वो अक्नॉलेज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हाँ आपकी प्रोटेस्ट लेजिटिमेट है, इस करके वो इतना ज्यादा मैसिव क्रैकडाउन या सप्रेस नहीं कर रहे हैं जितना उम्मीद की जा रही थी आईआरजीसी। ऑलराइट, आर्ग्युबली प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, जिनकी अभी 2024 में विक्ट्री हुई थी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इब्राहिम राइसी डाइड इन एयरप्लेन क्रैश, एंड देयरफॉर ये जो सक्सेसर थे प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान थे। नाउ इवन इनकी जो अप्रोच रही है पिछले 1-1.5 साल में, ये भी बहुत विशिष्ट एजेंडा से इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन वो कोशिशें नाकामयाब रही हैं, बिकॉज इनकी प्रेसिडेंसी के दौरान massive problems Iran ने face करी, coming from Israel and also from America, more specifically in May and June 2025. Now, अब यहां पे बात ये आती है कि regime change क्वेश्चन की बात आती है। देखो regime change होगा, तो ये तो हमको दिखाई दे रहा है regime change होगा। Now understand one, given the fact कि कितने जल्दी से, कितनी तेजी से, कितनी स्विफ्टली ईरान की ये जो प्रोटेस्ट है ये स्पाइरल आउट हो चुके हैं, और एक एंटी रेजिम कैरेक्टर ये प्रोटेस्ट ऑब्वियसली स्टैब्लिश कर चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये सिग्निफिकेंट और सब्सटैंशियल शिफ्ट्स लेके आ पाएंगे जो ईरान में अभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं? क्या ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है क्या और ज्यादा रेलेवेंट हो पाएगा लोगों के लिए इवन आफ्टर दिस प्रोटेस्ट? में कहता हूं इसके बाद चलो रेजा शाह पहलवी को हम लेके आ जाते हैं, क्या उसके बाद ईरान में इंप्रूवमेंट होगा? क्या ईरान में स्थिति बेटर होगी? अब देखो यहाँ पे ना दो बातें आ जाती है रेजिम चेंज क्वेश्चन में। पहली बात ये है, और ये मैंने जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में भी उठाया है, पहली बात ये आ जाती है कि किसी भी सिस्टमैटिक चेंज के लिए आईआरजीसी को, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स काउंसिल को साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में कोई आपने रिजीम चेंज करना है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज इज नॉट पॉसिबल विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द आईएसआई एंड विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द मिलिट्री। तो जो मिलिट्री, यानी कि अगर हम आईआरजीसी की बात करें, जो मिलिट्री अपैरेटस है ईरान का इतना स्ट्रांग है कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चेंज को, या वो कंप्लाई नहीं करेगा विद हुसएवर कम्स इन पावर, चाहे वो अमेरिकन पपेट हो या चाहे वो लोगों के द्वारा कोई लेके आएगा कैंडिडेट हो, तब तक वो सब्सटैंशियल गेन ईरान में नहीं आ पाएगा। ऑलराइट, और आईआरजीसी को फायदा है, आईआरजीसी को फायदा है कि जो स्टेटस को अभी चल रहा है, जो स्टेटस को करप्ट और वीक सिस्टम्स चल रहे हैं, उससे आईआरजीसी को और पावर मिल रही है। और आईआरजीसी अपनी एग्जिस्टेंस थ्राइव करता है जब कोई अथॉरिटेटिव लीडर वहां पे बैठा होगा। अगर कोई अथॉरिटेरियन लीडर बैठा है, कोई डिक्टेट बैठा है, तो आईआरजीसी का जो काम है वो चल रहा है, सही चल रहा है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ डेमोक्रेसी ईरान में आता है, या अगर यूएस इंटरवेंशन ईरान में आता है, कोई यूएस लेड कोई पपेट रिजीम वहां पे आता है, तो आईआरजीसी को मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस गो थ्रू करने पड़ेंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या आईआरजीसी अपनी पोजीशन को रिलिंक्विश, अपनी अथॉरिटी को रिलिंक्विश करने के लिए रेडी होगा कि नहीं? Alright, and secondly, there is little evidence to show that Iranians are willing to actually, apply the
fundamentals of bureaucratic institutions. There is very little evidence for us to believe Iran is ready. See, you want to change, fine. Right? You want to change, that is fine. But are you ready to adapt to bureaucratic institutions? Are you ready to really absorb the ideology, and are you really ready to really allow the processes to become more transparent and more free and fair? That is another question. जो फाउंडेशन सोशल वेलफेयर सिस्टम है, जो अभी ईरान में चलता आ रहा है पिछले 47-48 से, वो अभी अभी लोगों को वो ठीक लग रहा है। लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस हो रही है, लेकिन जो पीछे से जो पॉलिसीज हैं, जो सरकार की पॉलिसीज या सब्सिडीज या सोशल वेलफेयर सिस्टम जो चलता आ रहा है, उसमें मैसिव चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तभी करके ईरान की इकोनॉमी को स्ट्रक्चरल इश्यूज फेस हो रहे हैं। क्या लोग रेडी होंगे इन चेंजेस को अब्सॉर्ब करने के लिए? सवाल यहां पे ये आता है। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ईरान में और भी एरियाज हैं वल्नरेबिलिटी। अभी 1979 का ईरान और 2026 का ईरान डिफरेंट है। अभी देखो, सीरिया में जो बशर अल असद रजीम थी, अभी वो नहीं है। ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय था सीरिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट इजराइल। देन हिजबुल्लाह नहीं है, हमास खत्म हो चुका है, हूथीज की भी दिन बस कुछ गिनती के ही रह चुके हैं। अब इसके कारणवश जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज ईरान की थी किसी जमाने में, आज वो स्ट्रॉन्ग इमेज ईरान की नहीं है। ईरान हैज बिकम अ वेरी वीक रीजनल प्लेयर। नाउ इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड इन द पर्शियन गल्फ, ये जो एक आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजिकल वॉर था, द शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, ईरान वर्सेस सऊदी। चलो, ईरान सऊदी के बीच में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना ने रिस्टोर करवा दिए थे 2023 में। लेकिन ईरान का जो एक इमेज था एज अ स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज अभी ईरान की नहीं है। तो ईरान की वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो ईरान के जो लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा दैट बेगर्स कैन नॉट बी चूज। So most likely what will happen in Iran would be US led and US government. Let me tell you that thing very honestly. और स्ट्रक्चरली ईरान इज एट द कास्प ऑफ चेंज। ईरान का जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीड्स हैं, दे आर प्रिपेयरिंग ग्राउंड। इवन दे वांट कि आयतुल्ला खुमैनी को हटाया जाए, आयतुल्ला खुमैनी का सक्सेशन हो। 80-85 साल के हो चुके हैं, 80-85 ईयर्स के हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? सो दिस विल लाइकली बी वेरी सेंसिटिव और पोटेंशियली बहुत एक अनस्टेबल प्रोसेस होगा। बिकॉज जो भी नया कोई रूलर आएगा, that also has to satisfy not only the people of Iran but also the bureaucracy and the military of Iran. So it would be seen that क्या एक ऐसी regime ईरान में बन पाएगी जो लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, मिलिट्री को भी खुश रख सके। तो ये फैक्टर्स जो हैं, ऑल द मोर ये जो फैक्टर्स हैं, ये डिमांड करते हैं सम इंट्रोस्पेक्शन फॉर द पीपल ऑफ ईरान एंड आल्सो डिमांड मैसिव इंटरनल स्टेबिलिटी। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, द की टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन ईरान lies in strong foundational political stability. Without strong foundational political stability, ईरान में economic stability नहीं आएगी। And second of all, whosoever comes in Iran, चाहे वो US led हो, US intervened हो, या ईरान के लोग किसी को लेके आए, that person, that entity has to make substantial gains and obviously make some, you know, give and take kind of a relation with the United States of America, because Donald Trump is very adamant, उनके एजेंडा में है ईरान में रिजीम चेंज कराने का। और जब तक कोई ऐसा व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पे ना चले या उसके अंडर होके ना चले, तब तक ईरान में आगे फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये एक मेरा एनालिसिस वीडियो था ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी हमारा प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, प्रीलिम्स 1 के नाम से बहुत पॉपुलर प्रीलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स है। यदि आप भी एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि प्रीलिम्स की तैयारी में जुड़ना चाह रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी में गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, कंटेंट की तलाश में है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। मुझे आपका इंतजार है। थैंक यू सो मच।